तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने 2023 का बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा यहाँ पे कनाडा। अब देखो पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा कि बिली जीन किंग कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, अब इसे बिली जीन किंग कप कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना कि डेविस कप का संबंध किससे है, यह आप मुझे बताओ। प्रश्न के एंड में मैं आपको उत्तर दूंगा। तो यहां पे हमने बात की बिली जीन किंग कप 2023 की। इसको जीत लिया है कनाडा ने और कनाडा का ये पहला खिताब है, पहला टाइटल है, पहली बार जीता है मतलब इसने। किससे हराया इस बार या उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा इटली। और अगर पूछ ले कि इस बार ये कहां पे खेला गया, इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो स्पेन में। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। संबंध किससे है? टेनिस से है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। किसने जीता था? कनाडा ने जीता पहली बार। किसको हराया? इटली को हराया। कहां पे हुआ? स्पेन में। फिर बताइए, अभी हाल ही में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए, मतलब उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। तो अभी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार यानी कि उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए और किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। एक्चुअली में होता क्या है, किसानों को फसल अवधि के आसपास अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आमतौर पर 2 से 3 माह की होती है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को यह तय करने का अधिकार देना चाहिए कि उन्हें कब फसल बेचना है और किसे फसल बेचना है, जिसके लिए उन्हें फसल के बाद कम से कम 3 माह तक अपनी फसल रखने की अनुमति मिल सके। मतलब इसमें वेयर हाउस में किसानों को फसल को स्टोर करने की, वहां पे भंडारण के लिए सब्सिडी आएगी, जहां पे वो 3 महीने तक अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और फिर आराम से वो देखें कि भैया उन्हें कब अपनी फसल को बेचना है और किन्हें अपनी फसल को बेचना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जहां उन्हें अच्छा भाव मिले, जब उन्हें अच्छा भाव मिले तब वो बेचे। तो इसके लिए 3 महीने तक वो अपनी फसल को वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। तो इतनी सी ये योजना है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। किसान योजना आपको याद आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आपको पता है किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कब शुरू हुई थी और कहां से शुरू हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को ये शुरू होती है गोरखपुर यूपी से। अच्छा, यहाँ पे फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 नवंबर को। तो दयालुता के कार्य को बढ़ावा देने और जश्न मनाने के लिए विश्व दयालुता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है हर साल 13 नवंबर को। पहली बार 1998 में मनाया गया था और 13 नवंबर 1998 को जब ये पहली बार मनाया गया था तो कहाँ पे? जापान और सिंगापुर में ये पहला विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। अच्छा, सिंपल से याद रखना, 13 नवंबर डेट है और थीम क्या है? जहां भी संभव हो दयालु बने। फिर बताइए, अभी हाल ही में 33वें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 13 नवंबर को भारत के नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया और प्रशांत एशिया क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया। कहां पे? भारत में। और इसका उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर ढंग से विकसित करना। और बता दूं आपको, इस सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल में होता है। इसमें पशुओं को लेकर महामारी की स्थिति पर नियंत्रण को लेकर के चर्चा की जाती है। और इसकी बात करें अपन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की, जिसकी स्थापना होती है 1924 में और मुख्यालय इसका है फ्रांस के पेरिस में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो वीरेंद्र सहवाग आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की गई है, जिसमें 3 खिलाड़ियों को टोटल शामिल किया गया है और इन 3 में 2 पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन कौन? एक तो वीरेंद्र सहवाग है और एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही डिएना एडुल्जी है। और तीसरे खिलाड़ी ये श्रीलंका के हैं, अरविंदा डे सिल्वा। तो वीरेंद्र सहवाग को तो आप जानते ही हैं, जबकि डायना एडुल्जी की बात करें तो वे
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है और वह हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बता दूं कि इंडिया से अभी तक 9 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। अब वो 9 खिलाड़ी भी एक बार मैं आपको बोल के बता दूं। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनो माकंड, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी। और अगर इस पूरी लिस्ट में बात करें यानी कि आईसीसी की हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में, तो अब तक टोटल 112 खिलाड़ी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 110वें नंबर की हैं डी सिल्वा, ये श्रीलंका वाले, 111वें नंबर की है डायना एडुल्जी और 112वें नंबर पे जोड़े गए वीरेंद्र सहवाग। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको याद है अभी आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था? तो यही श्रीलंका के ही क्रिकेट बोर्ड को। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडबी और जोकाटा ने मिलकर एमएसएमई इंडेक्स लॉन्च किया है। उस इंडेक्स का क्या नाम रखा? तो आंसर होगा संपूर्ण। तो अभी सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर के एक एमएसएमई इंडेक्स को लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने संपूर्ण रखा है। जोकाटा ये क्या है? ये एक डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ऑनलाइन उधार देता है ये प्लेटफॉर्म। तो इस इंडेक्स में इन्होंने क्या बताया कि एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो एमएसएमई सेक्टर ये भारत के ग्रोस वैल्यू एडेड में 1/4 से अधिक योगदान देता है। ग्रोस वैल्यू एडेड, इसे आप जीडीपी की तरह समझें। तो जैसे भारत का जो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 1/4 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। और टोटल एक्सपोर्ट्स जितना भी होता है, जितना भी निर्यात होता है, उसमें एमएसएमई 40% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, उसका योगदान देता है। ये इसमें इन्होंने बताया। देखो, एमएसएमई से 2 पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो एमएसएमई डे भी मनाया जाता है, कब? 27 जून को। और एमएसएमई मंत्री हमारे कौन है? नारायण रणे हैं। अब यहाँ पे हम सिडबी की बात करते हैं। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती 1990 में, मुख्यालय है लखनऊ में और सीएमडी है एस रमन। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 की। इस बार ये इसका 42 नंबर का एडिशन है, 42वां संस्करण है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वसुदेव कुटुंबकम, जो कि इस बार G20 समिट की भी थीम थी। अब आप मुझे बताएंगे G20 की इंग्लिश में थीम क्या है? बाकी यहाँ पे इस फेयर का, इस मेले का उद्घाटन किया वाणिज्य व उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? अनुप्रिया पटेल है। और इसमें जो पार्टनर स्टेट है वो है बिहार और केरल, जबकि जो फोकस स्टेट है वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में बता दिया पूरा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 के बारे में। तो ये आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नए विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो आंसर होगा डेविड कैमरन। तो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक है। इन्होंने ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। डेविड कैमरन ये 2010 से लेकर 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्हीं के समय ब्रेग्जिट भी हुआ था। ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को ब्रेग्जिट कहते हैं। और उसी के बाद वो प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए थे। तो याद रखना, अभी वहाँ के नए विदेश मंत्री बन गए हैं डेविड कैमरन। अभी माइक जॉनसन की बात करें तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने डेनिस फ्रांसिस। और किस देश के हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आया था। तो आंसर होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वहीं जिम स्केया ये IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष बने। और ये भी किस देश के हैं? ये भी प्रश्न एग्जाम में आया था। तो आंसर होगा UK। तो ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में एशिया प्रशांत एयरलाइंस ने 2030 तक कम से कम कितने प्रतिशत हरित ईंधन उपयोग का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 5%। तो अभी एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 तक कम से कम 5% हरित ईंधन ग्रीन फ्यूल के उपयोग का लक्ष्य रखा है।
तो एक्चुअली में अभी एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस की 67 नंबर की बैठक हुई थी सिंगापुर में और वहीं पे ये फैसला लिया गया। वर्तमान में 14 एयरलाइंस इस एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस के सदस्य हैं, जिसमें यहाँ से एयर इंडिया भी इसमें शामिल है। इसकी बात करें तो स्थापना होती है 1966 में और मुख्यालय आपको मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने शहरी सुधार एजेंडा के लिए किस बैंक से $400 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी भारत सरकार ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $400 मिलियन का लोन ले रहा है। तो सिंपल से याद रखेंगे, शहरी सुधार के लिए भारत लोन ले रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कितने का? $400 मिलियन का। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा है, ये जापान के हैं। वैसे इसके टोटल मेंबर कंट्रीज, सदस्य देश हैं 68, और पूछे 68 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा न्यू देश। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 नवंबर 2023 को कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए अभी किस स्थान से 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर होगा खूंटी, झारखंड से। आपको पता है, हर साल बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी 15 नवंबर 2023 को झारखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस भी मनाया। आपको बता दूं, ये सन 2000 में बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना था। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव का भी दौरा किया है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल है। और इस तरह से वे झारखंड के इस जनजातीय क्षेत्र का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। आपको बता दूं, पिछले साल ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी थी कौन? द्रौपदी मुर्मू। मतलब इस क्षेत्र का दौरा कर ली। तो याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। पूछे अगर कहां से शुरू की है? झारखंड के खूंटी से। कितने की? 24,000 करोड़ रुपए की। आपको बता दूं, देश में कुल 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं, जो 220 जिलों के 22,544 22,544 गांव में रहते हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 28 लाख है। अच्छा, इसी के साथ मोदी जी ने इन योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इस यात्रा का समापन होगा 25 जनवरी 2024 को। झारखंड की कैपिटल आप जानते ही हो, रांची है, और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 के स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सारा बर्नस्टीन को। तो लेखिका है सारा बर्नस्टीन, जिनको 2023 के स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन लेखिका को ये पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है। आपको बता दूं, उनका ये उपन्यास, उनका ये नॉवल एक युवा महिला के बारे में है, जिसके जीवन में एक के बाद एक कई घटनाएं होती रहती है। तो आपको बता दूं, इस पुरस्कार को 1994 में जैक रेबिनोविच ने उनकी पत्नी डेरेस गिलर के सम्मान में शुरू किया था। ये पुरस्कार कनाडा के कथा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है और स्कॉटिया बैंक ये 2005 से इसका स्पॉन्सर है, इसलिए स्टार्टिंग में इसका नाम बोलते हैं। वैसे इसका जो अवार्ड का नाम है वो गिलर है, गिलर पुरस्कार। और 2023 में इस पुरस्कार का ये 30वां संस्करण है। और ये जो लेखिका है सारा बर्नस्टीन, ये कनाडा की है लेकिन वर्तमान में स्कॉटलैंड में ये रहती हैं। अब आप पूछोगे कि क्या क्या याद रखना है आपको, तो एक तो ये पुरस्कार का नाम याद रखना है, स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार 2023 किसे मिला? सारा बर्नस्टीन को, उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो आंसर होगा 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर।
और आप जानते ही हो 14 नवंबर को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ से यहाँ पे आपको याद दिला दूँ, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि डायबिटीज़ ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में, उसके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा इनक्रेड होल्डको। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था 2023 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, कौन सी? जेप्टो। और अब दूसरी बन गई है इनक्रेड होल्डको। अच्छा, पहले तो अपन यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं। किसी भी कंपनी को अपन यूनिकॉर्न कब कहते हैं? तो जब कोई भी स्टार्टअप हो गया या कंपनी हो गया, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाए? $1 बिलियन की हो जाए, तो उस कंपनी को, उस स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहेंगे। फिर बताओ कि भारत है ये किस देश से इग्ला एस विमान भेदी मिसाइलों की तलाश कर रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो भारत ये रशिया से इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है। ये इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल है ये मानव पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइल है जो दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इसके रेंज है 5 से लेकर 6 किलोमीटर तक की। आपको बता दूं, रशिया ने भारत को ये मिसाइलें भी दी है और इसके उत्पादन का लाइसेंस भी दिया है। मतलब बोल दिया आप इसको भारत में निर्माण कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो, आपको हमारे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो अभी रशिया की सरकारी हथियार निर्यातक एजेंसी है रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, ये भारत में एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के इस मिसाइल का उत्पादन करेगी, निर्माण करेगी। अब भारत में किस प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के ये निर्माण करेगी तो अभी पता नहीं है। बाकी रशिया से आपको याद होगा अभी हमने कुछ हथियार लिए हैं, जैसे कि सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान हो गया, AK-203 असोल्ट राइफल्स हो गया, S-400 मिसाइल सिस्टम हो गया, और इसका तो नाम भी दिया गया, अभी सुदर्शन नाम दिया गया इसको। और भारत और रशिया ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाया है, ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा फरीदाबाद। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 इस बार ये इसका नवा संस्करण है। कब से कब तक? 17 से लेके 20 जनवरी 2024 तक ये होगा। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इस बार इसकी थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। और विज्ञान से आपको याद आएगा भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपने मनाया 28 फरवरी को, और अभी वर्ल्ड साइंस डे था 10 नवंबर को। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस कंपनी के संस्थापक थे? तो आंसर होगा सहारा इंडिया परिवार। तो सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे सुब्रत रॉय, जिनका भी 14 नवंबर को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। अच्छा, इनके अलावा भी एक और नाम मैं आपको बताऊंगा। बीकानेर वाला स्वीट्स के संस्थापक थे लाला केदारनाथ अग्रवाल, इनका भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1950 में बीकानेर वाला स्वीट्स की स्थापना दिल्ली में की थी। तो ऑब्ituary से, निधन से, ये 2 प्रश्न थे मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो सबसे पहले याद रखना एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 में जो इसका कौन सा संस्करण हुआ, नवा संस्करण, किस किस देश के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। कहां पे हुआ? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि श्रीलंका के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, उसका नाम क्या है? और अब मैं फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। तो प्रसिद्ध लेखक है सलमान रुश्दी, जिनको पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी की बात करें तो ये एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं, और उन्हें अपने दूसरे उपन्यास, दूसरे नॉवल जिसका नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, उसके लिए 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। और अभी 2 कारण से इनका नाम और न्यूज में था। एक तो अभी 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इनको मिला था, और अभी लेटेस्ट बुक इनकी आई थी अभी, जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो इन सब कारण से ये अभी न्यूज में थे। बाकी गीतांजलि श्री का नाम आपने जरूर सुना होगा।
2022 का मेन बुकर पुरस्कार इनको मिला था। और गीतांजलि श्री का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अभी 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको मिला था इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए, जिसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। और अगर पूछे कि 2023 का किसे मिला, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है। ये बुल्गारिया के लेखक है, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। दीनानाथ राजपूत की बात करेंगे तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला। वहीं विहान तलिया की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला और इसे फोटोग्राफर के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व COPD दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो विश्व COPD दिवस ये हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 15 नवंबर को मनाया गया। इस दिन को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये 2002 से मनाया जा रहा है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये दुनिया में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। और इसके मुख्य कारणों में से कुछ मैं आपको बताऊं तो धूम्रपान हो गया, यानी कि स्मोकिंग, तंबाकू हो गया, ये इसके मुख्य कारणों में से एक है। और इस बार इसकी थीम भी है सांस लेना जीवन है, पहले कार्य करें। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मनरीत सोडी सोमेश्वर ने। तो मनरीत सोडी सोमेश्वर ये एक भारतीय लेखिका है और अभी इन्होंने ही ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी। तो मनरीत सोडी सोमेश्वर का नाम याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल में त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी 13 नवंबर को भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन किया गया। तो जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने आईना पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आवास व शहरी कार्य मंत्रालय। तो अभी आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल शहरों को ये देखने में मदद करता है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पोर्टल 5 आधार पर शहरों की जानकारी दिखाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सुरेश वाडकर को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्र पुरस्कार विजेता सुरेश वाडकर को 2023 के लिए अपने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। आपको बता दूं, इन्हें 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 2020 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। आपको याद होगा अभी आशा भोसले जी को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था, जबकि पहला वाला मिला था नरेंद्र मोदी को। उत्तम सिंह, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कहा था कि वो 2022 के लिए राष्ट्र किशोर कुमार सम्मान तो देगी धर्मेंद्र को और लता मंगेशकर सम्मान देगी संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। और स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया। नॉर्मन ई बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक समिट 2023 का आयोजन किया गया और इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अच्छा, इससे पहले ये 2022 में जो ये समिट हुआ था वो बताऊं कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। देखो, एपेक की स्थापना होती है 1989 में। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 21 है और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया? तो आंसर होगा पेड्रो सांचेज को। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक और कार्यकाल के लिए संसद का समर्थन हासिल कर लिया है, मतलब एक बार फिर से वे
स्पेन के प्रधानमंत्री होंगे। स्पेन, ये रहा मैप में स्पेन। कैपिटल इसकी होती है मैड्रिड। अच्छा, आप बताओ यहाँ पे किसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा? तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको यहाँ मिलेगा और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। बाकी ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, रॉबर्ट फिको, ये भी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने। तो क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये याद होने चाहिए आपको। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना तो 4 जुलाई 1967 1966 को हुई थी, पर इसने 16 नवंबर 1966 से विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया था। इसीलिए हम 16 नवंबर को ये दिन मनाते हैं भारत में, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और इस बार की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया इन द एरा ऑफ AI। वैसे आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है, वो हम 3 मई को मनाते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हमने करी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना, और चेयरमैन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वैसे 16 नवंबर को 2 और दिन मना रहे हैं हम। एक तो है विश्व दर्शन दिवस, ये नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार हम इसे 16 नवंबर को मना रहे हैं। इसे पहली बार हमने 21 नवंबर 2022 को मनाया था, मतलब इस बार ये दूसरी बार मना रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा स्काई डाइवर है ये। तो भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन अभी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, और इसी कारण से ये चर्चा में है। ये भारत के किस राज्य से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। आपको बता दूं, इन्हें 2011 में पद्म श्री सम्मान भी मिल चुका। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ये शामिल हो गया है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा INS अमीनी। तो भारतीय नौसेना में चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल हो गया है, इसका नाम INS अमीनी है। और इसका नाम मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप में जो अमीनी द्वीप है उसके नाम पे रखा गया है। कहाँ से इसे लॉन्च किया अभी? तो तमिलनाडु के कट्टुपल्ली से। इसका निर्माण किसने किया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने। और इस तरह के टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर शिप तैयार करने हैं, जिसमें से 4 बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और बाकी के 4 बनाएगा लार्सन एंड टुब्रो। और ये अर्नाला श्रेणी के जहाज हैं जो कि रिप्लेस करेंगे या ये किन की जगह लेंगे? तो अभय श्रेणी के जहाजों की ये जगह लेंगे। हमने कहा ये इस तरह का चौथा है। अब आप पूछोगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा था? तो पहला था INS अर्नाला, दूसरा INS एंड्रोथ और तीसरा था INS अंजदीप, और ये चौथा है INS अमीनी। तो ये ध्यान में रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी भारत की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट अकादमी ये किस राज्य में खोली जाएगी? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अनुसार भारत की पहली AIFF और फीफा टैलेंट एकेडमी को उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में खोला जाएगा, और इस एकेडमी को फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों से जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो आएंगे और ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, मतलब उनको इंटरनेशनल गेम्स के लायक बनाया जाएगा अच्छी ट्रेनिंग दे करके। बाकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हुई है तो स्थापना 1937 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। जबकि फीफा की बात करें तो ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, पूरे विश्व में फुटबॉल को कंट्रोल करती है, और स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फिर से बन गई है, ध्यान में रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया है? तो आंसर होगा मालदीव। तो बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल गया। ये बांग्लादेश से टकराया और भारत में भी कई जगहों पर भारी बारिश इसने की है, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में। और इस चक्रवात को मिथिली नाम किसने दिया? ये याद रखना, मालदीव ने। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा
हेलुसिनेट को। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट यानी कि मति भ्रम को अपना 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, कॉलिंस डिक्शनरी ने भी 2023 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। बता सकते हो किस शब्द को चुना था? तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो वो भी ध्यान रखना।